हाय एवरीवन, मेरा नाम प्रतीक जगाती और आज हम इंड एस 116 के अंदर जो सेल एंड लीजबैक ट्रांजैक्शन के जो कंसेप्ट है वो हम अच्छी तरीके से समझेंगे। और एक ही क्वेश्चन है इसका ऐसे के मटेरियल में, एंड वो क्वेश्चन भी हम अच्छी तरीके से सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। जैसे कि इंड एस 116 सेल एंड लीजबैक ट्रांजेक्शन, इसका मतलब क्या है? इसके वर्ड में ही मतलब छिपा हुआ है। सबसे पहले बात कर रहा है सेल की, एंड उसके बाद बात कर रहा है लीजबैक की। यानी समझ लीजिए, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक कोई पार्टिकुलर एसेट है, मैंने वो एसेट आपको बेचे डाला है। मैंने पहले क्या किया, आपको सेल कर दिया वो एसेट, और सेल करने के बाद वही सेम एसेट मैं क्या कर रहा हूं, आपसे लीज बैक में ले रहा हूं। तो समझ में आया? यानी एसेट लौटा के मेरे पास ही आ जा रहा है। मेरा आईपैड है, मान लीजिए मैंने आपको सेल कर दिया, और सेल करने के बाद मैंने वापस से उसी आईपैड को आपसे क्या किया, लीज पे ले लिया। एंड वो लीज कितना भी हो सकता है, उस एंटायर आईपैड का लाइफ भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर यहाँ पर हमें समझ में, हाँ, सेल एंड लीज बैक ट्रांजेक्शन का मतलब भी क्या होता है यहाँ पर? इट इन्वॉल्व द ट्रांसफर ऑफ एन एसेट। एक एसेट का ट्रांसफर किया जा रहा है बाय एंटिटी टू अनदर एंटिटी, यानी एक एंटिटी दूसरे एंटिटी को ट्रांसफर किया जा रहा है, एंड फिर बाद में उसी सेम एसेट को लीज पे ले लिया जा रहा है। और यहां पर आप समझे मेरी बात को, मैं अगर आपको एसेट को ट्रांसफर करूंगा तो मैं कौन हूं? सेलर हूं। ये समझ में है कि मैं सेलर हूं और आप कौन हो? बायर हो। मैंने सेल किया, मैं सेलर हूं, आप बायर हो। अब फिर बाद में अगर मैं आपसे वही एसेट लीज पे ले रहा हूं, तो जो लीज पे लेता है वो क्या कहलाता है? जो लीज पे देता है वो लेसर कहलाता है, और जो लीज पे लेता है वो लेसी कहलाता है। यहां पर समझिए मेरी बात को, मैंने आपको एसेट को बेचा है, मैं सेलर हूं। आप कौन हो? आप बायर हो। अब अगर मैं लीज पे ले लूं तो पहले तो मैं सेलर था ही, अब मैं वापस से लीज पे ले लूं तो मैं क्या कहलाऊंगा? लेसी। यानी मैं कौन हो गया? सेलर लेसी। और आप कौन हो गए? बायर लेसर। तो यहां पर आप देखिए, वही एक एंटिटी ने बेचा और लीज पे ले लिया तो वो सेलर लेसी कहलाएगा। दूसरे एंटिटी ने खरीदा और लीज पे दे दिया तो वो बायर लेसर कहलाएगा। ये हमने समझा यहां पर। अब आगे मैं आपको फर्दर एक बात बता दूं, यहां पर एसेट को ट्रांसफर कब माना जाएगा? जब कंट्रोल ट्रांसफर होता है। जैसे कि इंड एस 115 में हमने समझा था, इंडेस 115 में हमने क्या देखा था कि ऑब्वियसली बात है कि एसेट ट्रांसफर कब माना जाएगा? जब कंट्रोल ट्रांसफर हो गया, यानी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन एंटिटी अपने तरफ से तब सेटिस्फाई किया जाएगा, माना जाएगा, जब उसने कंट्रोल जो है ट्रांसफर कर दिया है। तो वैसे यहां पर सेल तभी माना जाएगा, क्योंकि रेवेन्यू में हमने पढ़ा था कि सेल कब माना जाएगा? जब आपका कंट्रोल एसेट का कंट्रोल ट्रांसफर कर दिया जाता है, तभी एसेट ट्रांसफर माना जाएगा, तभी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई माना जाएगा। तो ऐसे यहां पर हर एक केस में, हर केस में हम ये नहीं कहेंगे कि वो सेल है। तो यहाँ पर टू आइडेंटिफाई सेल एंड परचेज, यानी मैंने बेचा है, आपने खरीदा है, ये आइडेंटिफाई करने के लिए हमें इंडेस 115 के हिसाब से ये देखना पड़ेगा कि क्या कंट्रोल ट्रांसफर हुआ है। अगर कंट्रोल ट्रांसफर नहीं हो, मान लीजिए ऐसा भी कितनी बार होता है कि मैंने आपको एसेट ट्रांसफर किए और आपसे मैंने एसेट लीज पे वापस ले लिए, और देखा जाए तो इस तरीके के टर्म्स एंड कंडीशन है जहां से पता चला कि कोई कंट्रोल ट्रांसफर हुआ ही नहीं है। वो एसेट पे कंट्रोल पहले भी मेरा था, आज भी मेरा है। तो देखा जाए तो ये जस्ट एक फाइनेंसिंग ट्रांजेक्शन हुआ हमारे बीच में। हमारे बीच में एसेट का तो ट्रांजेक्शन हुआ ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके हाथ तो कंट्रोल आया ही नहीं है। पहले भी मेरे पास कंट्रोल था, बेचने के बाद भी मेरे पास कंट्रोल है। तो यहां पर बेसिकली हमें यह समझना है कि क्या कंट्रोल ट्रांसफर हो रहा है। अगर कंट्रोल ट्रांसफर हो रहा है तो ये सेल एंड परचेज का एंट्री होगा। अगर कंट्रोल ट्रांसफर नहीं हो रहा तो सेल एंड परचेज का एंट्री नहीं होने वाला। तब वो सिर्फ क्या कहलाएगा पता है? यानी कहने का मतलब, वो एसेट बेचने का नाम का दिखा रहा हूं मैं, और आपसे पैसे ले रहा हूं, और फिर बाद में मैं क्या कर रहा हूं, आपसे लीज पे लेने के बहाने मैं आपसे फाइनेंसिंग, यानी लीज पे लेने के बहाने मैं आपको पैसे चुका रहा हूं, और एसेट का कंट्रोल पहले भी मेरे पास था, आज भी मेरे पास ही है। तो बेसिकली यहां पर क्या हो रहा है, पैसा देखा जाए तो लोन पे लिया जा रहा है और बाद में इंस्टॉलमेंट्स में चुकाया जा रहा है लीज के नाम पे। तो इसलिए एग्जाम में टेंशन की कोई बात नहीं, एग्जाम में आपको हिंट दे दिया हुआ रहेगा कि कंट्रोल ट्रांसफर हुआ या नहीं हुआ। अगर कंट्रोल ट्रांसफर हुआ तो सेल एंड परचेज का एंट्री होगा, अगर कंट्रोल ट्रांसफर नहीं हुआ तो फाइनेंसिंग ट्रांजिशन होगा, जिसके बारे में हम बातचीत कर लेंगे। कोई टेंशन वाली बात यहां पर नहीं है। तो यहां पर बातचीत करने से पहले, मैं ये सारी चीजें आपको पढ़ाने से पहले, मैं क्या चाहता हूं पता है? मैं चाहता हूं कि मैं आपको सीधा क्वेश्चन नंबर 45 पे लेके चलूं, डेट इज इलस्ट्रेशन 45 पे लेके चलूं। ये इलस्ट्रेशन मैं बेहतर तरीके से समझाऊंगा, फिर बाद में वापस से मैं आपको कंसेप्ट को गो थ्रू करवा दूंगा, एंड काफी हद तक क्लियर हो जाएगा। जब ये क्वेश्चन आप अच्छी तरीके से कर लोगे, काफी हद तक क्लियर होने वाला है। तो चलिए ना, स्टार्ट करते इलस्ट्रेशन 45। सो इलस्ट्रेशन 45 अगर आप देखोगे, यहां पर मैंने सॉल्यूशन एंटायरली लिख लिया, ताकि मैं आपको समझाने में ज़्यादा टाइम दे सकूं एंड लिखवाने में कम टाइम देना पड़े। मैंने ऑल्टरनेटिव बेसिस में बहुत हद तक मैंने सॉल्यूशन को लिखा है, एंड फिर आगे मैंने इसका रफ एनालिसिस भी करवाया। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर कि हमने बहुत सारा यहाँ पर लिखा हुआ है। तो हम इसे अच्छी तरीके से समझेंगे, क्वेश्चन को तोड़ के रख देंगे, एकदम ईजी बनाने की कोशिश रहेगी मेरी कि आपका क्वेश्चन जो एकदम ईजी बना दूं मैं। चलिए ना, स्टार्ट करते। एन एंटिटी सेलर लेसी सेल्स ए बिल्डिंग टू अनदर एंटिटी, यानी एक एंटिटी ने दूसरे एंटिटी को बिल्डिंग सेल किया है।
फॉर कैश रुपीज 30 लाख, 30 लाख रुपीज में बेचा गया है। आगे, इमीडिएटली बिफोर द ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन से पहले बिल्डिंग कैरिड एट कॉस्ट ऑफ रुपीज 15 लाख, यानी जो एंटिटी ने बेचा है ना, बेचने से पहले उसके बैलेंस शीट में इसका कैरिंग अमाउंट बिल्डिंग का कितने का दिख रहा था, 15 लाख रुपीज का दिख रहा था, 15000000 15 लाख रुपीज का दिख रहा था। आगे, एट द सेम टाइम सेलर लेसी enters into a contract with buyer lessor for the right to use the building for 20 years। देखिए ना, 20 years के लिए लीज पे ले लिया, मतलब राइट टू यूज फॉर 20 years विथ एनुअल पेमेंट्स, यानी एनुअल लीज रेंटल्स दिया जाएगा 2 लाख पेबल एट द एंड ऑफ ईच ईयर। 2 लाख का लीज रेंटल्स यहां पर दिया जाएगा। The terms and conditions of the transaction are such that the transfer of the building by seller lessee satisfy the requirements for determining when a performance obligation is satisfied in Ind AS 115 revenue from contract with customer। यानी कहने का मतलब पता है ये लाइन आपको क्या कहना चाहते हैं, ये लाइन ने आपको समझा दी। मैंने आपको कहा था ना कि यहां पर दो बातें होगी, आपको ये चेक करना है कि क्या कंट्रोल ट्रांसफर हुआ है एज पर Ind AS 115। अगर एज पर Ind AS 115 कंट्रोल ट्रांसफर हुआ तो हम मानेंगे कि सेल या परचेस हो रहा है। यहाँ पर यानी एक एंटिटी सेल कर रही है, दूसरी एंटिटी परचेस कर रही है, हम उसे फाइनेंसिंग ट्रांजैक्शन नहीं मानेंगे, हम उसे सेल ट्रांजैक्शन मानेंगे। कब? अगर कंट्रोल ट्रांसफर हो रहा है तो। लेकिन अगर कंट्रोल ट्रांसफर नहीं हो रहा है तो पूरा का पूरा एंटायरली हम उसे फाइनेंसिंग ट्रांजेक्शन मानते हैं। और इसी क्वेश्चन में मैं क्या करूंगा, मैं यहां पर ये एजम्पशन लेते हुए कि अगर मान लो यहां पर कंट्रोल ट्रांसफर नहीं होता तो क्या ट्रीटमेंट होता, वो भी लास्ट में आपको बता दूंगा। तो टेंशन की कोई बात नहीं। चलिए आगे देखते हैं। तो यहां पर हम कहेंगे कंट्रोल क्या हो रहा है, मतलब दैट इज कंट्रोल ट्रांसफर्ड। यहां पर कंट्रोल ट्रांसफर्ड माना जा रहा है ना। तो इसे हम सेल एंड परचेज का नाम दे देंगे, सेल एंड परचेज का ही एंट्री होगा यहां पर। चलिए आगे देखते हैं। द फेयर वैल्यू ऑफ द बिल्डिंग एट द डेट ऑफ सेल इज रुपीज 27 लाख। बिल्डिंग का फेयर वैल्यू कितना है पता है? 27 लाख रुपीज बिल्डिंग का फेयर वैल्यू है। इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट इफ एनी आर टू बी इग्नोर्ड, ठीक है। द इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट, यानी डिस्काउंट रेट दे दिया मैं 12% पर एनम, इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट दिया हुआ विच इज रेडिली डिटर्मिनेबल बाय सेलर लेसी। अगर ये डिटर्मिनेबल नहीं होता है तो हम लेते थे ना, अगर इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट हम लेते थे, अगर ये डिटर्मिनेबल नहीं होता था तो यहाँ पर तो दिया हुआ है। चलिए, बायर लेसर क्लासिफाई द लीज ऑफ द बिल्डिंग एज एन ऑपरेटिंग लीज। हालांकि ये इतना मायने नहीं रखता है क्योंकि Ind AS 116 में मैं आपको बता दूं, Ind AS 116 में हाँ ये यहाँ पर इसलिए मायने रखेगा क्योंकि ऑपरेटिंग लीज होने पर क्या करेगा, जो लेसर है वो लेसर उसे अपने बुक से डी रिकॉग्नाइज नहीं करता, जो कि हमें लेसर का पॉइंट ऑफ व्यू पता है, पर लेसी के लिए मायने नहीं रखता क्योंकि लेसी के लिए हम ऑपरेटिंग और फाइनेंस लीज क्लासीफाई नहीं करते। हाउ शुड द सेड ट्रांजेक्शन बी अकाउंटेड बाय द सेलर लेसी एंड द बायर लेसर। तो यहाँ पर आप देखिए, सबसे पहले मुझे आपको एक पॉइंट बताना, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे बताना है। ये बताने से पहले मैंने कुछ जो इन्फॉर्मेशन लिख के रखा हुआ है वो मैंने नीचे लिख दिया ताकि मैं आपको समझाने में अच्छी तरीके से समझा सकूं। सबसे पहले तो देखिए, सेल करने पर 30 लाख रुपीज का कैश रिसीव्ड हुआ है, यानी एंटिटी को 30 लाख रुपीज मिला है एसेट को सेल करने पर 30 लाख रुपीज मिला है। हालांकि फेयर वैल्यू एसेट का 27 लाख है। एसेट का फेयर वैल्यू कितना है? 27 लाख है, पर कैश मिला 30 लाख रुपीज। तो स्टैंडर्ड यहां पर आपको एक बात कहता है, बिल्कुल लॉजिकल बात कहता है, वो आपको कहता है कि आपको हमेशा चेक करना पड़ेगा कि क्या जो एसेट का फेयर वैल्यू है उससे कम या ज्यादा प्राइस में उससे कम या ज्यादा प्राइस लिया गया ऐसे कंसीडरेशन। अदरवाइज अगर मान लीजिए सेल ही होता, सिर्फ लीज बैक होता ही नहीं, यहाँ पर ओनली सेल होता, तब तो कोई टेंशन वाली बात नहीं। जो प्राइस आ रहा है उसमें जो हम Ind AS 16 के हिसाब से जो अकाउंटिंग करते हैं वो हम करेंगे नॉर्मल तरीके से। क्या कॉस्ट प्राइस लगा गया उसके हिसाब से बायर देखेगा और सेलर का जितना भी कैरिंग अमाउंट के ऊपर मिलेगा वो प्रॉफिट मान लेगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं। पर यहां पर टेंशन है क्योंकि यहां पर अप्लाई होगा Ind AS 116। ये सेल का नहीं है, ये सेल एंड लीज बैक है। और जब सेल एंड लीज बैक दोनों एक साथ होगा ना, तो वहां पर आपको चेक करना है कि क्या एसेट का फेयर वैल्यू से कम या ज्यादा प्राइस मिला है। हाँ, अगर आपको दिखता है कि एसेट के फेयर वैल्यू से कम या ज्यादा प्राइस मिला है तो ऐसा सिचुएशन में उसका एडजस्टमेंट कुछ अलग होने वाला है। वो दोनों एडजस्टमेंट में बता दूंगा, पर यहां पर आप फील कीजिए इस क्वेश्चन को। यहां पर आप देखिए, एसेट का फेयर वैल्यू जो है वो 27 लाख है, पर कैश हमें मिल रहा है 30 लाख रुपीज। तो क्या हमें ये नजर नहीं आ रहा कि मान लीजिए आप बायर हो, मैं सेलर हूं, मैंने आपको 27 लाख रुपीज का एसेट दिया है। कितने का? 27 लाख रुपीज का फेयर वैल्यू एसेट दिया है। तो आपको मुझे पैसे कितने देने चाहिए? आपको मुझे पैसे 27 लाख रुपीस ही देने चाहिए। पर अगर आप मुझे 27 लाख रुपीस से ज्यादा दे रहे हो तो डेट मीन्स व्हाट? एक्स्ट्रा पैसा मुझे लोन दे रहे हो मानूंगा मैं।
वो फाइनेंसिंग ट्रांजेक्शन माना जाएगा, नहीं पार्टली फाइनेंसिंग ट्रांजेक्शन माना जाएगा। क्यों? क्योंकि 27 लाख रुपीस से आप मुझे ज्यादा दे रहे हो, तो मैं ये समझूंगा कि 27 लाख रुपीस जो मुझे आप दे रहे हो वो तो एसेट का नाम का दे रहे हो, और 3 लाख रुपीस जो मुझे आप एडिशनली दे रहे हो अलग से 27 लाख रुपीस के ऊपर, वो माना जाएगा लोन आप दे रहे हो, ये फाइनेंसिंग ट्रांजेक्शन माना जाएगा। ये माना जाएगा कि आप मुझे लोन पे दे रहे हो ये पैसा। तो चलिए हमने ये समझा यहां पर कि एडिशनल जो फंड रिसीव्ड हुआ अबोव फेयर वैल्यू, ये 3 लाख रुपीस जो है ना, 30 लाख माइनस 27 लाख, इसे हम क्या मानते हैं? इसे हम फाइनेंसिंग मानते हैं, इसे हम फाइनेंसिंग मानेंगे, ये आपको समझना है। चलिए हमने समझा। अब आगे देखिए, लीज रेंटल दिया हुआ पर एनम फॉर 20 ईयर्स, यानी जो लीज रेंटल मैं आपको देने वाला हूं, अब समझिए ना मेरी बात को, मैं आपसे एसेट, मैं आपको एसेट बेच के पैसे ले रहा हूं, आपको आपसे मैं कितने पैसे ले रहा हूं? 30 लाख रुपीस मैं आपसे पैसे ले रहा हूं। अब बाद में मैं आपको एसेट क्या करूंगा? आपसे एसेट फिर से लीज बैक में ले लूंगा। पहले तो बेचा 30 लाख रुपीस लिया, अब फिर से मैं आपसे लीज बैक में ले लूंगा। तो फिर से लीज बैक में लेने पर मुझे आपको पैसे देने पड़ेंगे, कितने? 2 लाख रुपीस एवरी ईयर देने पड़ेंगे फॉर ए पीरियड ऑफ 20 ईयर्स। तो मैं सबसे पहले तो ये चेक करना चाहूंगा कि जो फ्यूचर में मैं आपको पैसे दूंगा हर साल एज ए लीज रेंटल, उसका प्रेजेंट वैल्यू क्या है, यानी मैं टोटल में मैं आपको कितने पैसे देने वाला हूं, है ना, प्रेजेंट वैल्यू में। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, नीचे हम आएंगे। मैं नीचे में मैंने आपको रफ एक करा के रखा हुआ, ये देखिए आप यहाँ पर आप देखिए, मैं आपको हर साल 2 लाख रुपीस रेंटल दूंगा, हर साल फॉर ए पीरियड ऑफ 20 ईयर्स, एवरी ईयर मैं आपको 2 लाख रुपीस दूंगा। और मैंने पता किया कि जबकि इंटरेस्ट रेट इम्प्लीसिट 12% है, मैंने पता किया कि जो पैसे मैं आपको फ्यूचर में दूंगा उसका प्रेजेंट वैल्यू 0th ईयर में 14,94,000 है। कितना है? 14,94,000 है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिए, आपको पता तो चल गया 14,94,000 है। यहां पर मुझे एक काम करना पड़ेगा, देखिए अब यहां पर मैं आपसे कैश ले रहा हूं 30 लाख रुपीस, है ना। और देखा जाए तो ये पैसा किस चीज का लिया मैंने? एसेट का 27 लाख रुपीस लिया मैंने आपसे, और लोन के नाम पे मैंने आपसे 3 लाख रुपीस लिया। ये तो मेरा रिसीव्ड है, जो आपसे मैंने मिला है पैसा, ये मेरा रिसीव्ड हुआ है। अब बाद में मैं फ्यूचर में पेमेंट करूंगा, फ्यूचर में मैं आपको पेमेंट करूंगा 2 लाख रुपीस एवरी ईयर, लीज रेंटल के नाम पे मैं आपको फ्यूचर में पेमेंट करूंगा। यानी उसका प्रेजेंट वैल्यू अगर हम देखें, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर पेमेंट्स अगर मैं देखूं तो कितना मैं आपको पेमेंट कर रहा हूं? 14,94,000 मैं आपको पेमेंट कर रहा हूं। तो यहां पर आप मेरी बात समझिए, यहां पर दो चीज मैंने लिया, एक तो आपसे एसेट आपको दिया 27 लाख का, दूसरा मैंने आपसे लोन लिया 3 लाख रुपीस का। तो क्या हम ये नहीं कह सकते कि जो 14,94,000 मैं आपको प्रेजेंट में, जो फ्यूचर में चुकाऊंगा, इसका प्रेजेंट वैल्यू 14,94,000 जो मैं आपको चुकाने वाला हूं, उस पे से तो 3 लाख रुपीस तो प्रेजेंट में मैं आपको लोन का दे रहा हूं। अब आप इंटरेस्ट का नाम मत लेना, क्योंकि इंटरेस्ट तो फ्यूचर में हो रहा है, क्योंकि 2 लाख करके 20 ईयर्स में आपको पता है कितना होता है? 40 लाख रुपीस हो रहा है। हम तो प्रेजेंट वैल्यू में देख रहे हैं ना, तो उसमें ऑलरेडी डिस्काउंट हो चुका है, इंटरेस्ट हट चुका है। तो 14,94,000 रुपीज क्या हो रहा है? 14,94,000 रुपीज मैं आपको दूंगा। इसके अंदर मैंने ये समझा, मैं आपको दो चीज का पैसा दे रहा हूं, एक तो 3 लाख रुपीस मैं आपको लोन का पैसा चुका रहा हूं, जो आपसे मैंने लोन लिया था, ये 3 लाख रुपीस, और दूसरा रिमेनिंग 11,94,000 देखा जाए तो ये एसेट के लीज से रिलेटेड है, ये एसेट के लीज से रिलेटेड 11,94,000, आपको ये समझना है। यहाँ पर एसेट के लीज से रिलेटेड 11,94,000 है। तो यहां पर अब मुझे क्या मुद्दा समझ में आ रहा है? मुझे अल्टीमेटली यहां पर ये चेक करना है कि मैं आपको एसेट जो बेच रहा हूं, क्या पूरा का पूरा मैं आपको एसेट बेच रहा हूं कि पार्शियली मैं आपको एसेट बेच रहा हूं? समझिए मेरी बात को, मैंने आपको एसेट बेचा 27 लाख रुपीस का फेयर वैल्यू का, मैंने आपको एसेट बेचा, तो क्या हुआ? बदले में मैंने आपसे एसेट कुछ पोर्शन ले भी तो लिया, क्योंकि मैं आपसे लीज बैक में ले भी तो ले रहा हूं 20 ईयर्स के लिए, और जो लीज बैक में मैं 20 ईयर्स के लिए ले रहा हूं 11,94,000 का, मैं आपको उसका पेमेंट भी करूंगा। तो यहां पर मुझे क्या समझ में आ रहा है कि आउट ऑफ फेयर वैल्यू ऑफ रुपीज 27 लाख, है ना, ये जो 27 लाख का जो फेयर वैल्यू है, इसमें से मैं क्या ये कह सकता हूं कि रिटेन कर रहा हूं मैं कितने का? 11,94,000 का तो मैं रिटेन कर रहा हूं, क्योंकि ये पैसे तो मुझे लौटाने पड़ेंगे। मुझे आपसे 27 लाख रुपीस पैसे मिले, आई एग्री। इस 27 लाख 30 लाख मत समझिए, 3 लाख तो मुझे जो मिले वो 3 लाख मैं यहां पर चुका दूंगा, ये 3 लाख मिले और ये 14,94,000 में से 3 लाख चुका दिया जाएगा। अब बचा क्या? बचा है 27 लाख का एसेट का पैसा मिला, और 11,94,000 फ्यूचर में चुकाया जाएगा। प्रेजेंट वैल्यू ये है, प्रेजेंट वैल्यू में चुकाया जाएगा। तो क्या मैं ये समझ रहा हूं कि 27 लाख जो मैंने बेचा आपको, इसमें से तो 11,94,000 तो मुझे आपको चुकाना है, तो इसे तो सोल्ड सेल नहीं माना जाएगा, इसे तो सेल नहीं माना जाएगा। तो रियल में सेल कितना माना जाएगा? 11,94,000 रिटेन किया जा रहा है, तो रियल में सेल कितना माना जाएगा? देखा जाए तो रियल में सेल का पैसा मेरे पास कितना आ रहा है?
मतलब कहने का मतलब ये, मेरे पास आपसे 30 लाख रुपीज का पैसा आया, जिसमें से 3 लाख रुपीज तो लोन का है जो चुका दिया जाएगा, यानी पैसे कितने हैं, 27 लाख रुपीज पैसे आए। अब ये 27 लाख रुपीज में से भी 11,94,000 आपको चुकाया जाएगा लीज रेंटल के नाम पे, प्रेजेंट वैल्यू में इतना चुकाया जाएगा, यानी रिमेनिंग कितना बचा, रिमेनिंग आप देखोगे 15,06,000 बचा। ये 15,06,000 देखा जाए तो मैं आपको सेल कर रहा हूं, ये 15,06,000 में आपको देखा जाए तो क्या कर रहा हूं, सेल कर रहा हूं। तो मैं ये कह सकता हूं कि जो एसेट का फेयर वैल्यू है, पूरा का पूरा एसेट बेचा नहीं जा रहा, और ऐसे भी यहां पर लिखा हुआ था पता है कि ऑपरेटिंग लीज, मतलब उसका लाइफ अच्छा खासा है। ऑब्वियस सी बात है, अगर उसकी लाइफ 20 ईयर्स की रहती है तो मैं फेयर वैल्यू पूरा का पूरा आप अगर मुझे 27 लाख रुपीज देके मेरे से खरीदोगे तो पूरा का पूरा वसूली तो आप करोगे ना, पर आप वसूली कितने का करो, इतने का करो, मतलब बाकी का एसेट जो है वो बेचा जा रहा है ना, बाकी का एसेट बेचा जा रहा है, बस इतने का वसूली किया जा रहा है, यहाँ पर मैं रिटेन करके रख रहा हूं। तो इसलिए 15,06,000 का पोर्शन मैं कह सकता हूं कि बेचा जा रहा है, और बाकी जो है वो रिटेन किया जा रहा है, क्योंकि इतना पोर्शन आपके पास स्टिल रहेगा, आपका स्टिल रहेगा, क्योंकि आप इसे और आगे यूज करोगे, क्या पता किसे लीज पे दोगे, वो आपका लुकआउट है। तो मतलब मैं ऐसे सेलर लेसी, मैं वापस से आपको रिपीट करूं, ऐसे सेलर लेसी मैं क्या सोचूंगा, मैं वापस से आपको दिमाग से एकदम, देखिए थोड़ा सा टफ है पर इसे हम इजी बनाने की कोशिश करें। मैं बिंग ए सेलर लेसी, मैं आपको एसेट दे रहा हूं, आपसे 30 लाख रुपीज कैश ले रहा हूं, पर देखा जाए तो 3 लाख रुपीज तो मैं लोन का ले रहा हूं, क्योंकि एसेट का फेयर वैल्यू 27 लाख रुपीज है, तो 3 लाख रुपीज तो लोन का लिया जा रहा है। अब आगे जाके देख रहा हूं मैं कि मुझे आपको जो लीज रेंटल चुकाना पड़ेगा, उसका फेयर वैल्यू, सॉरी उसका प्रेजेंट वैल्यू है 14,94,000। तो मैंने पता किया, चलो ठीक है 14,94,000 में से 3 लाख तो लोन का पैसा चुकाया जाएगा, यानी देखा जाए तो 11,94,000 एसेट का पैसा चुकाया जा रहा है। तो क्या मैं ये नहीं कह सकता कि जो 27 लाख रुपीज मुझे आपसे रिसीव्ड होंगे, जो 27 लाख रुपीज मुझे आपसे रिसीव्ड हुए हैं, उसके बदले 11,94,000 तो आपको पैसे चुका दिए जाएंगे प्रेजेंट वैल्यू में, यानी इतने पैसे नहीं चुकाए जाएंगे, तो ये सेल है, और ये क्या, ये रिटेन है आपका, है ना, इतने ये पैसे सेल हो गए, मतलब ये पैसे कभी चुकाने नहीं पड़ेंगे। तो यहां पर हमें देखना है कि कितना प्रोपोर्शन हम रख रहे हैं, कितना प्रोपोर्शन हम सेल कर रहे हैं। तो हम ये कहेंगे रिटेन का परसेंटेज अगर मैं निकालूं, मैं कहूंगा 11,94,000 का पोर्शन तो मैं रिटेन कर रहा हूं, क्योंकि ये पैसा मैं चुकाऊंगा, एसेट को यूज करूंगा मैं इतना, है ना, तभी तो चुका रहा हूं आपको पैसा, इतना मैं रिटेन करूंगा आउट ऑफ 27 लाख इंटू 100। और अगर मैं सेल की बात करूं तो सेल में कितना कर रहा हूं, आउट ऑफ 27 लाख 15,06,000 ही मुझे पैसे मिल रहे हैं नेट पे देखा जाए तो, क्योंकि 15,06,000 मुझे चुकाना नहीं है। 30 लाख में से सीधा भी आप माइनस कर सकते हो, 30 लाख जो मिला है उसमें से टोटल 14,94,000 चुका देना आपको, यानी 15,06,000 नहीं चुकाना है, तो ये तो मेरा सेल हुआ ना, जो पैसे नहीं चुकाने होते वही तो सेल होते हैं। तो 15,06,000 मुझे आपको चुकाना नहीं, आउट ऑफ 27 लाख इंटू 100 अगर हम कर दें यहाँ पर, तो चलिए 1506,000 डिवाइडेड 27,000 करने से भी आ जाएगा 55.77, हाँ ये आ गया 55.77778%, और यहाँ पर आएगा ये 44.2222%, ये परसेंटेज है। तो हमें पता चल गया कि कितना पोर्शन हमने बेचा है और कितना पोर्शन हमने रिटेन किया, ये हमें पता चला। अब हम इससे एक और अंदाजा लगा सकते हैं, जबकि क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ था कि कैरिंग अमाउंट जो है आपका, वो कैरिंग अमाउंट कितना है, मैं आगे रिवाइज भी करा दूंगा। देखिए अभी आप बस मेरी बात को सुनते रहिए, आगे मैं रिवाइज करा के क्वेश्चन को बहुत ईजी बना दूंगा, आप टेंशन बिल्कुल भी ना ले, आप बस मेरी बात को सुनिए। अभी यहाँ पर आपको मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर स्टार्टिंग से देखिए आप, कैरिंग अमाउंट एसेट का कितना है, 15 लाख रुपीज आपका एसेट का कैरिंग अमाउंट है। क्या पूरा का पूरा 15 लाख का एसेट बेचा जा रहा है, कि इसमें से कुछ पोर्शन रिटेन किया जा रहा है, रिटेन किया जा रहा है, हमने पता भी क्या था, ये रहा नीचे आप देखिए, हमने कहा ना कि इतना रिटेन किया जा रहा है, यानी हम ये कह सकते हैं 44.2222% ऑफ ₹15 लाख, जो कैरिंग अमाउंट है ना 15 लाख, उसका 44.2222% रिटेन किया जा रहा है ना, इतना रिटेन किया जा रहा है। और हम ये कह सकते हैं यहाँ पर 55 पॉइंट, ये रफ है ऑफ 15 लाख रुपीज जो है वो सेल किया जा रहा है, ये हमें पता चला। तो हम कर लेंगे अभी इंटू 15,15,000 करने से आ जाएगा 83,666.6, यानी 83,666.7 हम इसे लिख सकते हैं, इतना आपका रिटेन किया जा रहा है। और सेल कितना किया जा रहा है, अच्छा उधर वाला था ना ये, नहीं एक बार फिर से कर लेते हैं, कुछ गलत तो नहीं हो जाए फिर। 15 लाख का 44.2222%, 11,66,33,33 इतना रिटेन किया जा रहा है। और यहाँ पर अगर आप निकालोगे 83,666.7 आपका
सेल किया जा रहा है, इतना वैल्यू हमारा सेल किया जा रहा है। अब सुनिए मेरी बात को, हम इतना कंसीडरेशन ले रहे हैं, 15,06,000 हमारा नेट कंसीडरेशन आ रहा देखा जाए तो, जो हमें चुकाना नहीं है, और कितने, इतने का कैरिंग अमाउंट को बेचने पर, तो आपका प्रॉफिट भी आ जाएगा यहां पर। हम कहेंगे कि हम 27 लाख में से तो कुछ चुका देंगे, यानी 15,06,000 देखा जाए तो हमारे पास पैसे आएंगे। एक बार सुनिए मेरी बात को आराम से, फिर हम पूरा ऑल टुगेदर कर लेंगे। 15,06,000 मेरे पास नेट पैसा आ रहा है जो मुझे चुकाना नहीं पड़ेगा, मतलब यही मेरा सेल प्रोसीड्स है। क्यों? क्योंकि 14,94,000 तो चुकाना पड़ेगा आउट ऑफ 30 लाख, यानी 15,06,000 नहीं चुकाना है, तो ये मेरा नेट सेल प्रोसीड्स है। और ये नेट सेल प्रोसीड्स में कितना पोर्शन बेचने पर मुझे मिल रहा है? 55.7778% पोर्शन बेचने पर मिल रहा है, जिसका आपका प्रोपोर्शनेट कैरिंग अमाउंट है कितना? 83,667, यानी 669,333 का प्रॉफिट आया यहाँ पर। 669,333 मेरा क्या आ गया? प्रॉफिट आ गया यहाँ पर मेरा। अब मुझे समझ में आया कि अच्छा मेरा ये प्रॉफिट इतना है, मुझे समझ में आया। अब मैं वापस एक और चीज क्या करना चाहता हूं, सुनिए मेरी बात को ध्यान से। मैं एक बैलेंस शीट बनाऊंगा, सारा रफ में कर रहा हूं अभी, मैं बाद में आपको सारी चीजें क्लियर कराऊंगा। मान लीजिए मेरा पहले कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट एक ऑलरेडी पहले से था, 15 लाख रुपीज का कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट पहले से था, और इसका मैं कोरिस्पॉन्डिंग अदर इक्विटी कैसे बना के रख देता हूं ताकि बैलेंस शीट मेरा मैच क्या हुआ है? 15 लाख रुपीज का। क्या बताइए, बैलेंस शीट हमारा मैच कर रहा है? ये अदर इक्विटी में 15 लाख है, उधर आपका कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट 15 लाख, ये मेरा बैलेंस शीट मैच कर रहा है। अब हुआ क्या? अब क्या हुआ कि हम एसेट को बेच रहे हैं, तो एसेट को बेचूंगा तो मैं इसे डी रिकॉग्नाइज करूंगा, ये एसेट मेरा डी रिकॉग्नाइज हो जाएगा पूरा का पूरा। लेकिन ये पूरा का पूरा डी रिकॉग्नाइज नहीं होगा, टू द एक्सटेंट ऑफ 83,667 ही डी रिकॉग्नाइज होगा, क्योंकि ये स्टिल आपका रिटेन हो रहा है। तो यहां पर इसकी जगह पे हम क्या दिखाएंगे पता है? इसकी जगह पे हम दिखाएंगे 663333, पर इसका नाम एसेट नहीं होगा, इसका नाम पता है क्या होगा? ROU एसेट होगा। इसका नाम ROU एसेट होगा। क्यों? क्योंकि प्रोपोर्शनेटली रिटेन करने पर, आपने पढ़ा था लेसी उसे क्या नाम देता है, इंडेक्स 116 में हमने पढ़ा था ROU एसेट देता है। यानी 15 लाख का एसेट डी रिकॉग्नाइज हो गया, उसकी जगह पे ROU एसेट आ गया कितने का? इतने का, क्योंकि 44.2222% हम रिटेन कर रहे हैं, ये हम रिटेन कर रहे हैं इतना, और 15 लाख का इतना परसेंटेज अगर आप देखोगे तो 663333 आ रहा है, और यानी अल्टीमेटली 15 लाख में से इतना आपका माइनस हो गया। आप देख सकते हो, आप ऐसे भी कर लीजिए, 15 लाख में से -83,667, आपने इतना कैरिंग अमाउंट बेच डाला, ये देखिए, अगर हम इतना माइनस कर दें तो हमारा आएगा कितना? 663333, तो वही तो वो आपका, यानी इतना हमारा आ चुका माइनस करने पर। ये हमने किया। अब हमें ये देखना है कि हमें पैसे कितने मिले। हमें पैसे मिले 30 लाख रुपीज, 30 लाख रुपीज हमें पैसे मिले, जिसमें से 27 लाख रुपीज हमें एसेट के मिले और 3 लाख रुपीज लोन के मिले। अब हमें चुकाना भी तो है, तो फाइनेंशियल लायबिलिटी हम दिखाएंगे, या फिर पेबल आप कह सकते हो। हमें चुकाना कितना है? हम ये कहेंगे कि देखिए हमें चुकाना एक तो 11,94,000 हमें चुकाना है, और दूसरा 3 लाख रुपए भी हमें चुकाना है, यानी कुल मिला के तो टोटल 14,94,000 ही चुकाना है आपको। मैंने कहा बताया था, ये रहा 14,94,000 ही तो कुल मिला के चुकाना है, क्योंकि सारे 2 लाख का प्रेजेंट वैल्यू में आपका 14,94,000 आ रहा है। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि मेरा फाइनेंशियल लायबिलिटी है 14,94,000। इसमें मैं ब्रेकअप बता सकता हूँ कि 11,94,000 एसेट का चुका रहे और 3 लाख रुपए लोन का चुका रहे, है ना। ये हम ब्रेकअप बता सकते हैं, पर चलो इसकी कोई जरूरत नहीं है अभी फिलहाल के लिए। यहां पर लिख देता हूं मैं 11,94,000 हम एसेट का चुका रहे हैं और 3 लाख रुपए हम लोन का चुका रहे हैं, अल्टीमेटली 14,94,000 हमारा चुकाया जा रहा है यहाँ पर। और हमें साथ में क्या पता चला कि जितने का एसेट डी रिकॉग्नाइज हो रहा है उसके बदले हमें पैसे कितने मिल रहे हैं? 15,06,000 हमें मिल रहे हैं ना, ये रहा। और हमने इससे प्रॉफिट निकाला 669,333, इतना हमने प्रॉफिट निकाला था। आप यहां पर भी पता कर सकते हो, ये 30 लाख रुपीस का जो कैश मिला उसमें से इतने पैसे तो चुकाने पड़ेंगे, तो 30 लाख में से इतने पैसे आपको चुकाने पड़ेंगे, यानी नेट पैसे कितने हैं? 15,06,000 है, जिसके बिहाफ में आपका जो एसेट गिरा है उसका कॉरेस्पॉन्डिंग इफेक्ट आ गया। यानी अगर मैं यहां पर एंट्री पास करूं तो मैं कैसे एंट्री पास करूंगा? मैं कहूंगा कि कैश मेरे पास पैसे आए कितने? 30 लाख रुपीस मेरे पास कैश पैसे आए, ये मैंने समझा। मैं आपको एकदम अच्छे से जर्नल की तरह समझा रहा हूं। कैश मेरे पास इतने पैसे हैं, लेकिन जो मेरे पास कैश आए उसमें से मुझे चुकाने पड़ेंगे फाइनेंशियल लायबिलिटी में कह सकता हूं 14,94,000, मुझे इतने पैसे चुकाने पड़ेंगे। जो पैसे आए उसमें से 14,94,000 चुकाने पड़ेंगे। इन्हें नेट दोनों का देख लीजिए, दोनों का नेट कितना? 15,06,000 आया, है ना। ये मुझे पता चला, एक बार मैंने यहां पर लिख दिया 15 लाख, इन दोनों का डिफरेंस आप देखोगे 15,06,000 मेरे पास नेट पैसा आ रहा है। अब ये जो नेट पैसा आ रहा है इसके चलते मेरा पता है क्या हो रहा है? एसेट भी तो जा रहा है, टू कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट कितने का जा रहा है?
कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट नेट पे आप देखिए कितने का जा रहा है, 15 लाख से 66 हो गया, यानी 836667 का मेरा एसेट डी रिकॉग्नाइज हो रहा है, डी रिकॉग्नाइज हो रहा है आपका, इतने का एसेट मेरा डी रिकॉग्नाइज हो रहा है, यानी 30 लाख का पैसा आया, 14,94,000 चुकाना, यानी नेट पैसा है 15,06,000, और ये पैसा आने की वजह से मेरा इतना डी रिकॉग्नाइज हो रहा है। तो आप सीधा कर लीजिए 15,06,000 माइनस 83,667, आपका आ जाएगा, प्रॉफिट आ गया, इतना एक्स्ट्रा पैसा आ रहा है ना आपका 66,933, तो हम प्रॉफिट हम कह देंगे नीचे, प्रॉफिट ऑन सेल 66,933। बस फर्क इतना पता, हम इसको क्या करते हैं, हम इसको यहां पर ये नहीं लिखते हुए, हम नेट नहीं लिखते हुए, हम क्या करते हैं पता है, ग्रॉस में लिखते हैं। हम लिखेंगे कि कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट पूरा का पूरा 15 लाख डी रिकॉग्नाइज कर दो, और यहां पर ROU एसेट दिखा दो अलग से, जो आपको रिटेन किया हुआ है ना, कितना 66,333, और अब इन दोनों का नेट देख लीजिए, वही आएगा 83,667 ही आएगा, और यही एंट्री आपका अल्टीमेटली फाइनल आंसर है। तो यही मुझे आपको समझाना था, यानी ऑल टुगेदर अगर मैं आपको कंक्लूजन दूं, तो आप यहां पर सिंपलेस्ट वे में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, सिंपलेस्ट वे में आप क्वेश्चन को आप एग्जाम पर्पस के लिए आप दिमाग में रख सकते हो। कैसे, कैश रिसीव्ड हुआ आपका कितना, 30 लाख रुपीज का कैश रिसीव्ड हुआ हमारा, ठीक है, जिसमें से कैश जो रिसीव्ड हुआ हमारा 30 लाख रुपीज का, इसमें से हम ये कहेंगे 3 लाख रुपीज तो लोन है, ये हमें पता किया, और 27 लाख रुपीस एसेट के पैसे आए हमारे, ये हमें पता चला। अब हमें चुकाना, जो फाइनेंशियल लाइबिलिटी अगर हमें चुकाना है, वो कितना चुकाना है, 14,94,000 हमें चुकाना है पैसा। हम ये कह सकते हैं 3 लाख तो हमें लोन का पैसा चुकाना है ना, ये हमारा लोन का पैसा चुक जाएगा, ये नील हो जाएगा, यानी 11,94,000 जो है ये हम यहाँ पर चुका रहे एसेट का, रिटेन का, है ना, इतना हम पैसा यहाँ पर 11,94,000 हम चुका रहे हैं यहाँ पर, यानी अल्टीमेटली नेट प्रोसीड से जो हमारा आया, नेट प्रोसीड्स हमारा कितना है, 15,06,000 हमारा नेट प्रोसीड्स आप देख सकते हो यहाँ पर नेट पे, इन दोनों का नेट कीजिए, 15,06,000 हमारा नेट प्रोसीड्स आया। अब ये नेट प्रोसीड्स जो आया, इसमें से हम कहेंगे कैरिंग अमाउंट डी रिकॉग्नाइज जो आपका हुआ, कितना कैरिंग अमाउंट डी रिकॉग्नाइज आपका हुआ, हम ये कह सकते हैं आराम से हम यहाँ पर सोच के बताएंगे कितना आपका कैरिंग अमाउंट डी रिकॉग्नाइज, तो आप खुद सोचिए यहाँ पर। तो ये डी रिकॉग्नाइज करने के लिए आपको ये देखना है कि कितना पोर्शन आपने रिटेन किया है, उतना आपका जितना पोर्शन आपने रिटेन किया वो डी रिकॉग्नाइज नहीं होगा, बाकी का सारा डी रिकॉग्नाइज होगा। तो आपका कैरिंग अमाउंट डी रिकॉग्नाइज होने के लिए आप ये कहोगे 15 लाख का आपका कैरिंग अमाउंट है, 15 लाख का आपका कैरिंग अमाउंट है टोटल एसेट का, इसमें से हम क्या करें 11,94,000 रिटेन कर रहे, यानी बाकी का, बाकी जो पैसा है वो बाकी डी रिकॉग्नाइज करेंगे, इतना रिटेन करे यानी बाकी का पैसा सेल है, तो बाकी का कितना 15,06,000 आउट ऑफ कितना 27 लाख, ये कर लीजिए यहां पर आप, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो 15 लाख इंटू 11,94,000 डिवाइड बाय 27 लाख, वो पोर्शन जो आएगा उसको छोड़ के बाकी जो बचा वो भी आप ले सकते हो। तो यहां पर हम इसका ही करेंगे, जैसे मैंने आपको कहा 15 लाख का जो एसेट है, इसमें से आपका जो टोटल 27 लाख का फेयर वैल्यू है, जिसमें हम कहेंगे कि 11,94,000 रिटेन हो रहा है, यानी यहां पर मैं फिर से लिख रहा हूं, यहां पर साइड में मैं लिख रहा हूं 27 लाख में फिर से लिख रहा हूं 11,94,000 रिटेन हो रहा है, और 15,06,000 आपका सेल हो रहा है, ये आपका रिटेन हो रहा है। तो यहां पर आप सीधा निकाल सकते हो 11,94,000 बाई 27 लाख इंटू 100, और इधर 15,06,000 डिवाइड बाई 27 लाख इंटू 100। आप ऐसे करके सीधा निकाले तो ये आएगा 44.2222%, और ये आएगा आपका 55.777 तो आप देखिए आप बेच रहे कौन सा, सेल वाला तो ये है ना, तो यहां पर हम ऐसे लिखे, और या फिर और या फिर हम सीधा लिख सकते हैं 15 लाख का जो रिटेन डी रिकॉग्नाइज होगा, सेल वाला तो सेल होगा तो डी रिकॉग्नाइज होगा, अगर सेल नहीं होगा तो डी रिकॉग्नाइज नहीं होगा, रिटेन डी रिकॉग्नाइज नहीं होता, सेल डी रिकॉग्नाइज होता है, सेल करोगे तो हटाओगे अपने बैलेंस शीट से, तो सेल कितना हो रहा है 55.778%। अब निकाल लीजिए, ऐसे भी निकालिए वैसे भी निकालिए, बात एक ही आएगा 83,667। तो नेट प्रोसीड्स इतना आया, ये आपका दिखा जाए तो सेल वैल्यू है, ये आपका कॉस्ट ऑफ एसेट सोल्ड हो गया, जो हम स्कूल में पढ़ते हैं ये सब तो आराम से हो जाएगा। तो आपका 69,33333 आपका ये क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया।
ये हमारा प्रॉफिट आ गया यहाँ पर। और यही प्रॉफिट जो आया हमारा इतना सा, देखिए इतना सा में आपका सारा ब्रह्मांड आ चुका है। बस एक ये वाला आपको ध्यान में रखना है और एक ये वाला आपको ध्यान में रखना है। इतना में आपका पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है अच्छी तरीके से। और यही करने पर हमने ये जर्नल एंट्री पास किया। अब वापस एक बार जर्नल एंट्री फाइनल दे रहा हूँ। कैश इतना आया 30 लाख रुपीस, तो इतने पैसे चुकाने पड़ेंगे। यानी नेट प्रोसीड्स देखा जाए तो आया 15,06,000। जो नेट प्रोसीड्स 15,06,000 है, इसमें हमने पता किया कि 15 लाख तो पुराना कैरिंग अमाउंट रिकॉग्नाइज होगा। आरओयू एसेट के नाम पे ये आया कितना, रिटेन 44.2222% जो आपका रिटेन हुआ ये आपका आ चुका 15 लाख का, जो हमने निकाला यहाँ पर, है ना, ये आया हमारा। और अल्टीमेटली हमें पता चला कि इतना का हमारा प्रॉफिट है, यानी 15,06,000 माइनस है। माइनस आप क्या करोगे, इन दोनों का इफेक्ट नेट ले लोगे। इन दोनों का इफेक्ट नेट आपका मैं यहाँ पर भी लिख दे रहा हूँ, 15 लाख माइनस 66,33,33 83,666,7, है ना। ये करने पर आपका आ जाएगा इतने का आपका कैरिंग अमाउंट आपका डी रिकॉग्नाइज हो रहा है और अल्टीमेटली आपका फाइनल आंसर आ जाएगा यहाँ पर। तो चलिए ये रफ आपको मैंने पूरा करा है। अब मैं आपको अगर मेन आंसर आपको मैं अगर एक बार कराऊं तो मेन आंसर मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझाने के लिए लिख के रखा हुआ है यहाँ पर आपको रफ में, तो मैंने आपको समझा ही दिया। अब देखिए 30 लाख का जो कैश रिसीव हुआ है, इसमें 27 लाख एसेट का, 3 लाख आपका फाइनेंसिंग का। अब इतना हमें पता चला। अब हमने जो लीज रेंटल हमें देना है उसका प्रेजेंट वैल्यू 14,94,000 है, लेकिन 3 लाख तो हम फाइनेंसिंग का चुका रहे, 11,94,000 हम देखा जाए तो एसेट का चुका रहे। और इसी से हमें पता चला कि 11,94,000 जो हम चुका रहे वो एसेट रिटेन करने का चुका रहे, तो एसेट रिटेन इतना हो रहा है और 55.778% सोल्ड हो रहा है आपका। तो इससे हमने पता किया कि कितना रिटेन हो रहा है, कितना सोल्ड हो रहा है। हमें पता चला इतना सोल्ड हो रहा है, इतना रिटेन हो रहा है, इतना सोल्ड हो रहा है, हमें ये पता चला। तो आप बताइए 14,94,000 नेट प्रोसीड्स मिल रहे हैं, है ना, सॉरी 30 लाख माइनस 14,94,000 यानी 15,06,000 आपको नेट प्रोसीड्स मिल रहा है। इतने का आपका एसेट डी रिकॉग्नाइज और अल्टीमेटली आपका प्रॉफिट ये आया। और इसके हिसाब से मैंने बैलेंस शीट भी पूरा आपको बनाया और जर्नल एंट्री भी मैंने यहाँ पर पास कर दिया। तो यहाँ पर हमने टाइम लिया, मैं देख रहा हूँ कितना टाइम लिया हमने। हाँ, हमने आधा घंटा लिया, मैं एग्री करता हूँ। एंड आधा घंटा लेने पर हमने पूरा इसको अच्छी तरीके से समझाया। और अब मैं वापस से, आप 5 मिनट बस मुझे देना, बस 5 मिनट, ज़्यादा मुझे मत देना। मैं यहाँ पर एक पेज ऐड करके क्वेश्चन नंबर 45 को फटाफट से मैं आपके लिए सॉल्व करूंगा, फटाफट से मैं आपके लिए सॉल्व करूंगा एकदम कम टाइम में, है ना। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन मिला हुआ है। कैश रिसीव्ड हुआ, यानी ये फाइनल टच दे रहे एग्जाम के लिए, समझिए आप एग्जाम के लिए प्रैक्टिस करो। कैश आपके पास रिसीव्ड हुआ 15 लाख रुपीस, इतना रिसीव्ड हुआ। और फेयर वैल्यू, सॉरी गलत लिखा, फेयर वैल्यू ऑफ एसेट कितने का है, 27 लाख का फेयर वैल्यू ऑफ एसेट है। और हम प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज रेंटल्स भी लिख देंगे। लीज रेंटल्स कैसे आएगा, हम कहेंगे 2 लाख इंटू PVIF है, 12% डिस्काउंट रेट है, 20 ईयर्स, ये आ जाएगा 14,94,000। ये हमें पता चला कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज रेंटल्स हमें यहाँ पर पता चल गया। अब हमें पता चल गया कि लीज रेंटल्स का प्रेजेंट वैल्यू 14,94,000 है। इसमें से हम लोन का पैसा चुका रहे 3 लाख रुपए से। ये बाइफर्केशन बहुत जरूरी है, तभी तो आपको अल्टीमेटली पता चलेगा कितना पोर्शन रिटेन किया, कितना बेचा। और 11,94,000 आपका और लीज ऑफ एसेट, ये एसेट के लीज के रिगार्डिंग है। तो अब हम यहां पर पता कर सकते हैं, देयरफॉर परसेंटेज रिटेन्ड और परसेंटेज सोल्ड हम ये आराम से निकाल सकते हैं। हम ये कहेंगे कि 27 लाख का फेयर वैल्यू ऑफ एसेट था, 27 लाख का फेयर वैल्यू ऑफ एसेट है दोनों साइड में। जो 27 लाख का फेयर वैल्यू ऑफ एसेट है, इसमें से हमने क्या किया, हमने रिटेन किया 11,94,000, है ना। 11,94,000 हमने रिटेन किया, क्यों, क्योंकि इतना पैसा चुका रहे देखा जाए तो एसेट का लीज का, तो जितना उतना रिटेन हुआ, बाकी का सारा आपका सोल्ड हुआ है। यानी 27 लाख में से 11,94,000 आप माइनस कर दीजिए, 15,06,000 आपका सोल्ड हो रहा है। इंटू 100 कर दीजिए, इंटू 100 कर दीजिए, ये आपका रिटर्न आ जाएगा 44.2222% और ये आ जाएगा 55.77778% आ जाएगा। देखिए यहाँ पर इतना किया हमने, इतना करने पर हम ये कहेंगे देयरफॉर कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट सोल्ड, यानी कॉस्ट ऑफ एसेट सोल्ड भी कह सकते हो। 15 लाख आपका कैरिंग अमाउंट है, इसका 55.77778% आपने बेच डाला है। $83,667 इतना का आपने एसेट बेच डाला, तो रिटेन आपका आ जाएगा देयरफॉर
कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट रिटेन्ड भी आ जाएगा हमारा आराम से। हम ये कहेंगे 15 लाख का 44.2222% आपका रिटेन हो रहा है, यानी कितना आएगा 6633। डिफरेंस भी आप सीधा कर सकते हो, यहाँ पर आप ऐसे करो और आप ये कर सकते हो 15 लाख -83,667, आप ऐसे भी करेंगे यही आएगा आपका। तो रिटेन आपका एसेट रिटेन भी आ चुका हमारा, यानी ये सारी चीज़ें हमने इन्फॉर्मेशन यहाँ पर इकट्ठा कर ली। अब यहाँ पर इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने पर हम जर्नल कैसे पास करेंगे आराम से। हम ये कहेंगे कि कैश हमारे पास पैसा आया 30 लाख रुपीज़, हमें सारी इन्फॉर्मेशन ऊपर मिली हुई, हम आराम से जर्नल पास करेंगे। कैश आया हमारे पास 30 लाख रुपीज़, जिसमें मैं पैसे चुकाने फाइनेंशियल लाइबिलिटी के, एक तो 11,94,000 हमें एसेट के चुका रहे, दूसरे 3 लाख रुपीज़ हमें लोन का चुकाना है, क्योंकि इस 30 लाख में 3 लाख का लोन भी था, यानी कुल मिला के 14,94,000 हमें चुकाना है, यानी दोनों का डिफरेंस 15,06,000 हमें नेट प्रोसीड्स मिला है। अब नेट प्रोसीड्स मिला है तो क्या हुआ, आपका एसेट जो है कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट, ये आपका 15 लाख का जो था कैरिंग अमाउंट वो डी रिकॉग्नाइज होगा, जिसके जगह पे ROU एसेट आप रिकॉग्नाइज करोगे जितना आपने रिटेन किया, कितना 663333, ये आप इतना रिकॉग्नाइज करोगे। और ऐसे भी आप कर सकते थे, नेट पे भी आप ये लिख सकते हैं, दोनों का इफेक्ट नेट 83,667 ही आएगा। अब जो डिफरेंस है वो आपका प्रॉफिट होगा, कितना आएगा, नेट कर लीजिए, नेट करने पर आपका यही आएगा 669333। आप आराम से चेक कर लीजिए, आपका आंसर मैच होगा। तो कितने आसानी से, कितने ईजिएस्ट तरीके से हम इसे कर सकते हैं। बैलेंस शीट अप्रोच भी मैंने आपको बता दिया था पहले, यहाँ पर एग्जाम में आपको बैलेंस शीट की जरूरत नहीं, तो यहाँ पर आप क्वेश्चन नंबर 45 जो ये आपका फॉर एग्जाम एंड टेंशन की कोई बात नहीं, इसका जो PDF है आपको मेन टेलीग्राम चैनल पे और हमारे प्राइवेट टेलीग्राम चैनल फॉर रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स दोनों में आपको ये मिल जाएगा। तो टेंशन की कोई बात नहीं, यहाँ पर ये मैंने फॉर एग्जाम के लिए भी देखिए आपके लिए यहाँ पर सॉल्व कर दिया ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में। तो मुझे उम्मीद है कि मैंने आपको बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश की है, एंड थोड़ा सा टाइम लिया, यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लेके हमने पूरे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो आपको दिमाग में एग्जाम के लिए कुछ नहीं करना, आपको बस इतना सोचना है कितना प्रोपोर्शन हमने रिटेन किया, कितना प्रोपोर्शन हमने बेचा, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और उसके लिए जो लोन वाला पार्ट है 3 लाख, उसे हटाना बहुत जरूरी है, क्योंकि फेयर वैल्यू के ऊपर पैसा जो है फाइनेंसिंग पार्ट है। तो हमने क्या किया, 30 लाख को 30 लाख नहीं समझा, 27 लाख समझा। 14,94,000 जो पेमेंट है उसे 14,94,000 नहीं समझा हमने, उसे 11,94,000 समझा है। और ये भी मैंने यहाँ पर लिख के रखा हुआ है आपके बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। देखिए 30 लाख को 30 लाख मत समझो, 27 लाख समझो, 14,94,000 को 11,94,000 समझो। आप ये फर्क आप समझोगे तो पता चलेगा 27 लाख जो रिसीव्ड हुआ है इसमें से इतना रीपेमेंट हो रहा है, यानी बचा हुआ सोल्ड हो रहा है। तो इसीलिए हमने इस रेशियो में हमें पता चल गया बचा हुआ सोल्ड है, और हमें इसे आसानी से निकाल लेंगे। ये परसेंटेज अगर आपने आसानी से निकाल लिया आपका काम बन गया। तब क्या करना, आपको पूरा का पूरा 15 लाख डी रिकॉग्नाइज कर दो और जितना रिटेन है उसे ROU एसेट दिखा दो, तो इतना ही तो आपका ROU एसेट आएगा, है ना। जो रिटेन किया ये आपका ROU एसेट आएगा। तो ROU एसेट आपको पता चल जाएगा 15 लाख का 44.2222%, यानी 663333। और आपका पूरा का पूरा 15 लाख डी रिकॉग्नाइज कर दीजिए, पैसा 30 लाख है पूरा दिखा दीजिए, फाइनेंशियल लायबिलिटी 14,94,000 तक दिखा दीजिए, जो डिफरेंस है वो आपका प्रॉफिट है, अपने आप मैच करिए। और डिफरेंस भी प्रॉफिट कितना आसान है, हमें पता चल चुका कि इसका ये आपका सेल हुआ है ना। और आप 15 लाख का 55.7778% कर लीजिए, 83,667 आएगा। इतना का सेल हुआ जिसके लिए आपको 15,06,000 नेट पैसा मिला है, यानी डिफरेंस जो है आपका, है ना 669333, वो आपका क्या प्रॉफिट है। तो सिंपल है एकदम, अच्छे से दिमाग को अगर अच्छे से लगा लिया ना, जैसे मैंने कहा, तो एकदम सिंपलेस्ट हो जाएगा। दिमाग लगाइए और याद करोगे तो देखिए आपकी मर्जी, याद करने के लिए आपके पास सॉल्यूशन है, आपकी मर्जी आप कर सकते हो, पर मैंने पूरा कोशिश किया कि मैं आपको यहाँ पर दिमाग लगवा सकूं आपका, ताकि आपको ये इजीएस्ट तरीके से हो जाए। तो यहाँ पर चलिए ठीक है, ये हमने पार्ट अच्छी तरीके से कर लिया है, और ये वाला पार्ट अभी यूट्यूब में भी अपलोड होगा। इसकी आगे का जो पार्ट है, इसके आगे का पार्ट जहां पर मैं इसे डिस्कशन करने वाला हूं यहाँ पर, कि आगे अगर मान लीजिए फाइनेंसिंग ट्रांजेक्शन होता, मान लीजिए कंट्रोल यहाँ पर ट्रांसफर नहीं होता, जैसे हमने देखा कि कंट्रोल ट्रांसफर हो रहा है, मान लीजिए अगर कंट्रोल ट्रांसफर नहीं होता तो फिर क्या हाल होता, उसका हम एंट्री करेंगे, पर इस वीडियो में नहीं जाएगा यूट्यूब में। जो मेन आपका है, और टेंशन की कोई बात नहीं, जो यूट्यूब में भी देख रहे हो वो टेंशन फ्री रही, आप हमारे एप्लीकेशन में जाओगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, प्ले स्टोर में भी सर्च कर सकते हो जगाती डिजिटल एजुकेशन, आप हमारे एप्लीकेशन में जाए, क्योंकि यूट्यूब में बड़ा वीडियो डालना सही नहीं लगता मुझे, ज्यादा बड़ा आपको भी पसंद नहीं आता। तो जिसको देखना है वो एप्लीकेशन में जाएंगे, फ्री लेक्चर बोल के एक फोल्डर मिलेगा आपको कोर्सेज के अंदर, उस फ्री लेक्चर के अंदर आप जाइएगा, आपको फ्री में देखने को मिलेगा, इसके कुछ भी चार्ज नहीं लगेगा, आराम से आप फ्री से देख सकते हो। तो एप्लीकेशन
डाउनलोड कीजिएगा जगाते डिजिटल एजुकेशन, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा। iOS यूजर को भी आपका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन से, वो भी डाउनलोड करके आराम से देख पाएंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं। तो चलिए हम यूट्यूब के लिए यहाँ पर इस वीडियो को स्टॉप करते हैं और आगे एप्लीकेशन में आपको फर्दर इसका एलाबोरेट हम करेंगे और भी चीजें सीखेंगे कि अलग अलग सिचुएशंस में हमें क्या करना होता है। इसका पूरा थ्योरी पार्ट भी हम डिस्कस एक बार कर लेंगे, पर यहाँ पर यूट्यूब के लिए बस इतना ही।